सुप्रभात। ब्रिजेश सर्वेक्षण में जुड़े सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो चलिए आज कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। अपने जो प्रश्नों की सीरीज हम पढ़ रहे थे उसमें आज आप लोगों को तीसरी सीरीज लेके आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों का हल देखेंगे और उनसे संभावित जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये जो प्रश्नों का संग्रह है ये विगत परीक्षाओं में टीजीटी, यूपी नेट, सी टेट, नेट, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। उनसे और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी हम लोग व्याख्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हम लोग हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी का भी अध्ययन कर चुके हैं। 50-60 कक्षाएं पीछे हम पूरा हिंदी साहित्य आप लोगों को अध्ययन करा चुके हैं। उसी कक्षाओं का ये निचोड़ है। उनमें से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न हम प्रारंभ करेंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब मान सकते हैं? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए हिंदी साहित्य के ऐसे आलोचक हैं जो अपनी आलोचना के कारण हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके अनुसार जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव मतलब उदय, उत्पन्न जो है, प्रारंभ कब से माना जाता है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। इन चारों विकल्प में आप लोग को बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आप लोग बताइए। इसमें तो प्राकृतिक से नहीं होगा, न ही संस्कृत से है इसका। और इसका जो विकास है वो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था था। जो अपभ्रंश अवस्था थी, अपभ्रंश भाषा, उससे जो है प्राकृतिक जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था मतलब लास्ट है, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी का उद्भव हुआ, हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आला खंड किसने लिखा? ये जो रचना कई बार परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है आला खंड किसने लिखा है। तो चलिए आपको पता है इसमें 4 विकल्प दिए। जगनीक, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, नर्मदा। ये जो चारों रचनाकार दिया गया है ये चारों जो है आदिकाल के रचनाकार है। तो आप लोग इसमें बताना है कि जो आला खंड है इसके रचनाकार कौन है। चलिए देखते हैं। तो चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो जगनीक हो जाएगा। सभी इसको याद रखिए। जो आला खंड के रचनाकार है वो आदिकाल के कवि जो हुए जगनीक, उन्होंने ही आला खंड को लिखा था। अमीर खुसरो नहीं लिखे हैं। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। अमीर खुसरो भी नहीं लिखे, वो पहरिया और मुकरियों के प्रसिद्ध उस समय के रचनाकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे और हम लोग समाचार पत्र का अध्ययन जब प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है किस समाचार पत्र के कौन संपादक हैं। तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम समाचार पूछा जाता है परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में दोहरा चुका है। तो इसमें सही आपको बताइए बंग दर्शन है कि समाचार सुधारसण है कि उदंत मार्तंड है कि भारत मित्र है। चलिए इन चारों को बताइए। तो इसमें जो आप लोग सही हो जाएगा उदंत मार्तंड। ये जो है समाचार पत्र जो है इसको हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है, उदंत मार्तंड को याद रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। 12वें नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ये जो हमारा रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि इसमें इसके रचनाकार कौन है। देखिए रहीमदास भी, रसलीन, बिहारी, मतिराम, ये लोग बिहारी जो है रीतिकाल के कवि, इसका हम अध्ययन करा चुके हैं। इसमें रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। तो उसका हम अलग अलग भी अध्ययन करा चुके हैं। रीत सिद्ध के कौन कौन कवि आएंगे, कौन उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रीतिबद्ध में कौन कौन कवि आएंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसमें बताइए जो 12वें नायिका भेद किसकी रचना है, इसका रचनाकार कौन है? इस चारों को बताइए। तो इसके जो रचनाकार है वो रहीम जी हैं। रहीमदास जी जो है 12वें नायिका भेद के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। देखिए जो साहित्य होता है वो जो हमारा समाज होता है, जैसा उन समाज में से देखते हुए क्या कमी है समाज की, साहित्य उसको दिखाता है। कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज रहेगा वैसा साहित्य बनेगा। यदि आपका समाज अच्छा है तो आपका साहित्य भी अच्छे से लिखे जाएंगे। तो यही परिभाषा यहाँ लिखा है कि अब प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। ये जो परिभाषा जो है जन समूह के हृदय का जो विकास होता है वही साहित्य में रचना के रूप में उभरता है। ये परिभाषा किसने दिया है या किसकी है? तो इसमें विकल्प दिया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों विकल्प जो है ये जो चारों रचनाकार ये आधुनिक युग में हम लोग जब भारतेंद्र युग और उसके बाद द्विवेदी युग का अध्ययन कर रहे थे उन्हीं में से चारों रचनाकार हैं।
और वो लोग जो है ये परिभाषा दिए थे। तो बताइए इन चारों में से कौन है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये परिभाषा जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने दिया है। इसको आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिए। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने दिया है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन थे। और इनका एक प्रसिद्ध जो है समाचार पत्र है जो हिंदी प्रदीप के ये जो है संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए आगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष प्रारंभ हुआ था वो सन 1900 ईस्वी से हुआ था, लेकिन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य संभाले वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है। इसको आप याद रखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक सन 1903 ईस्वी में बने। इससे पहले जो शुरुआत हुई थी उसमें 4 कवि थे 1900 ईस्वी में, उसमें बाबू श्याम सुंदर दास जी का भी नाम आता है प्रारंभ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी, हेमचंद जी, शरप्पा जी और स्वयंभू। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी को छोड़ के ये तीनों कवि हैं, हेमचंद जी, शरप्पा, स्वयंभू, ये लोग आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल में इनका अध्ययन हम करा चुके, जाकर आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो इसका जो है इसके लेखक कौन पूछा गया है, तो इसके जो लेखक हैं वो भी आदिकाल के कवि जो है हेमचंद जी के द्वारा शब्दानुशासन लिखा गया है। आगे है खालिक बारी किसकी रचना है? ये भी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। देखिए खालिक बारी नाम से लगता है कि इसमें खालिक कवि को होगा उसकी रचना है, लेकिन नहीं, ये और किसी की रचना है। आप लोग बताइए इसको। तो खालिक बारी जो है रचना वो है अमीर खुसरो जी की। पहेलियों और मुकरियों के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो, और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। जब इनके ये अपने मुकरियों और जो अपने छोटे छोटे पद है उसके कारण ये हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखते थे। ये अमीर खुसरो आदिकाल के ऐसे रचनाकार हुए जो छोटी छोटी बातों से, शब्दों की रचनाओं से बड़ी बड़ी बातें करते थे, अमीर खुसरो जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसीकृत पद्मावत क्या है? अब हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे। जो जायसी जी हैं भक्ति काल में जो 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, उसमें जो है उसको भी 2 भागों में बांटा गया, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। तो जो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं उनमें मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम प्रमुख है। इसका हम लोग अध्ययन पीछे जाके आप लोग देख सकते, रीति काल में क्रमबद्ध अध्ययन हम हर एक विधा की है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में और सगुण भक्ति काव्य धारा दोनों का अलग अलग अध्ययन किए हैं, उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो जो जायसी जी थे वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। उन्हीं की रचना जो है पद्मावत है। देखिए, और पद्मावत पूछा गया है कि क्या है, पुराण काव्य है कि धर्म काव्य है कि रूपक काव्य है कि चंपू काव्य है? तो आप लोग बताइए इसको, ये क्या है? देखिए जो पद्मावत है वो रूपक काव्य है। पद्मावत जो है इनकी रचना वो हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखती है, और पद्मावत की रचनाकार आप लोग जान लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब, ये परीक्षा में भी प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है। तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब किसकी पक्ति है? पहला विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, रघुवीर सहाय जी, नागार्जुन जी और मुक्तिबोध जी। देखिए ये जो रचना है न ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और न ही रघुवीर सहाय जी की और न ही नागार्जुन जी की। ये रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, याद कर लीजिए इसको, गजानन माधव मुक्तिबोध ही इसे कहते तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब। ये जो पंक्ति बोले थे ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी बोले थे। ये पूछा है पंक्ति किस रचनाकार ने बोला है? तोड़ने ही होगे गढ़ और मठ और गढ़ सब। देखिए, और इसको जो इसके पंक्ति को लिखने वाले हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज के सीरीज में लास्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य में ऐसे आलोचक हुए रामचंद्र शुक्ल जी जो आलोचना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार में अपना स्थान रखते हैं, और इनकी जो कुछ रचनाएं दी गई हैं उसमें पूछा है कि इनमें कौन सी कृति जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है। देखिए इसमें रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वांग्मय विमर्श, ये जो रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की दी गई है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो इसमें रस मीमांसा जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है इन 4 विकल्पों में। ये थे हमारे संभावित 10 प्रश्न जो आगामी टीजीटी, यूपी टेट, सीटेट
और केंद्रीय विद्यालय की जो टीचिंग परीक्षाएं होने वाली उनमें पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रश्न का हम संग्रह किए हैं, ये बीते परीक्षाओं में यूजीसी नेट के आप लोगों के जो और भी टीजीटी परीक्षाएं उनमें से संकलित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग इसको याद रखिए, आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में ये लाभदायक होगी। तो जो साथी हमारे चैनल ब्रिजेश सर्टिफिकेशन पर नए हैं वो हमारे चैनल ब्रिजेश सर्टिफिकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं पर, आप लोग जुड़े रहें, आपको नियमित ऐसी कक्षाएँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।